नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब पश्चिमी यूपी पर फोकस कर दिया है और इसके लिए हिंदुत्व का कार्ड भी चला गया है। निशाना कैराना से साधा जा रहा है और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी में हवाई दौरे पर रहे। जेपी नड्डा ने जहां अमरोहा बिजनौर में संगठन के चुनिंदा लोगों से मुलाकात की और जीत का फॉर्मूला सेट किया, तो वहीं अमित शाह ने कैराना पहुंचकर हिंदुत्व का भी संदेश दिया। अमित शाह ने कैराना में पलायन करने वाले परिवारों के लोगों से मुलाकात की और यहीं से जाटलैंड के चुनाव को साधने की कोशिश भी की। तो कैराना में अमित शाह के पहुंचने से जाट बेल्ट में हार्ट हिंदुत्व का मैसेज गया है और इससे जाटलैंड में कैराना के पलायन के जख्म फिर से उभरेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अमित शाह ने कैराना के बाद शामली का भी दौरा किया है, तो मतलब साफ है कि बीजेपी ने केवल कैराना बल्कि सपा के राज्य में हुए दंगों के जख्म भी ताजे करके अब वोट मांगेगी। तो इसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं और अब बीजेपी ने अपना जो एक उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, जहां हिंदुत्व को लेकर बात होती है, उसको साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जाट वोट बैंक थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें आरएलडी जिस तरह से सपा के साथ मिलकर आई है, तो वो एक बड़े नुकसान के तौर पर बीजेपी को लग रहा है, शायद नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात तो जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन को लेकर तमाम उसके बाद की जो स्थितियां बनी, उसको लेकर खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी बताई जा रही है। लेकिन अमित शाह को वहां का प्रभार है और अमित शाह अब लगातार इस जुगत में हैं कि किस तरह से जो बिगड़ते समीकरण हैं उनको सुधारा जाए और उनको अपने पक्ष में कैसे लाया जाए, और इसी की कवायद में ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ दीपक बघेल, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, अकमल इमाम नेता कांग्रेस, सूरज शुक्ला नेता समाजवादी पार्टी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अमित शाह ने जो दौरा किया है, खास करके कैराना को लेकर अगर बात करें, जो दंगे में जो लोग पीड़ित थे उनके घर पर जाकर की भी मुलाकात की है, क्या बीजेपी फिर से वही पुराने जख्मों को ताजा करके वोट मांगने की कवायद में है? धन्यवाद अवस्थी जी। आज देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने दौरा किया कैराना और शामली का। तो आज उनके कैराना और शामली के दौरे से एक बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई है कि देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर किसी प्रकार से किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, ना जातिवाद की राजनीति चलेगी। इस पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा तो केवल सुशासन, जिस सुशासन की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने स्थापित किया है। किस प्रकार से पूर्व की सरकारों के अंदर 340 परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा था, कभी रंगदारी के नाम पर, कभी जबरन वसूली के नाम पर, कभी हत्या के नाम पर। तो आज वो सारी चीजें आज प्रदेश के सामने है कि पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पुनः बहाल है और अच्छे तरीके से है। सभी लोग खुशी के साथ अपने रह रहे हैं और जो लोग पलायन करके गए थे वो परिवार, आज वो परिवार पुनः वहां पर आकर स्थापित हुए हैं और अपने को व्यापार कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पर स्थापित की है। तो क्या उम्मीद है, जिस तरह से अगर कैराना को लेकर बात करें, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां हिंदुत्व कार्ड काम करेगा? जी नहीं, हम तो पूरा प्रदेश के अंदर बताना चाहते हैं कि हम अपने एजेंडे के साथ में चल रहे हैं। हमारा एजेंडा एकदम स्पष्ट है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास। हमने राष्ट्रवाद की स्थापना भी की। हमने सुशासन के लिए आज देखिए प्रदेश के अंदर ऐसे जो इनामी गुंडे या बदमाश थे या माफिया थे, आज माफियाओं की सारी संपत्ति जब्त होती है। उनको स्पष्ट मैसेज दिया जाता है कि आज पलायन करता है तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर से पलायन करता है, माफिया पलायन करता है। आज वो बाहुबली पलायन कर रहे हैं, जो पहले कभी लोगों को पलायन करने पर मजबूर करते थे और पुरानी सरकारें इनको आश्रय देती थी, उन लोगों को अपने यहाँ से चुनाव लड़वाती थी। आज उसमें ही देख लीजिए कि इनके यहाँ पर कैराना में किसको सबसे पहले टिकट दिया गया, नाई दर्शन को टिकट दिया गया, जो सांप्रदायिकता की आग फैलाना चाहता था, जो वहां पर एक उनका बयान दिया है कि आप मुसलमानों सारे हिंदुओं के सामान खरीदना बंद कर दो, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इस तरह का सांप्रदायिकता का वहां पर माहौल बिगाड़ने की जो रचना थी, वो व्यू रचना थी, वो इस गठबंधन की थी। आज पूरी गठबंधन की व्यू रचना को खत्म करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज वहां पर सुशासन है तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है।
नहीं तो वहां पर किस प्रकार से पलायन होता था ये किसी से छिपा नहीं है। 340 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया था इज्जत से, व्यापार बंद कर दिए इज्जत से, क्योंकि वहां पर आए दिन व्यापारियों की हत्या होती थी, वहां पर आए दिन उनके साथ में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती थी जिससे वो परेशान हो गए थे। रंगदारी ली जाती थी, वसूली की जाती थी। आज वो सब खत्म हो चुकी है। तो आज उस शासन की व्यवस्था को देखकर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट मांग रही है। और अपने जो 5 साल हमने जो लगातार मेहनत के साथ में काम किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आज उसके बदौलत हम वोट मांग रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता की आज तो फैलाई विपक्षी पार्टियों ने जिस प्रकार से उन लोगों को आश्रय दिया, आज भी उन लोगों को टिकट देने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो हत्यारों को, गैंगस्टरों को, बनवाइयों को टिकट देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चलिए सूरज शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से। सूरज, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे अमित शाह के दौरे को? और सबसे बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधा गया, कैराना का मामला हो या कोई भी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव की सरकार रही उस समय तमाम इस तरह की स्थितियां बनी, उसको लेकर लगातार दंगाइयों का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगातार लगाया जाता रहा और अब वही कवायद फिर से कुरेदने की कोशिश की जा रही है कैराना में। सबसे पहले अवस्थी जी धन्यवाद आपको देता हूं, अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। भाजपा सिर्फ एक तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। ये सारे मुद्दों को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता, यही इनका एजेंडा है और यही इनका मुद्दा है और इसी को लेकर ये चलते हैं। जबकि कैराना में ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं कुछ थोड़ी सी बात हुई थी जिसको लेकर इन्होंने इसको एक मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करके जो है समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। सूरज मैं आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी कर रही है। जी सही है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करती है। जबकि पलायन का मेन मुद्दा क्या है? पलायन का मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन का मुद्दा जो है अशिक्षा है, पलायन का मुद्दा जो है रोजगार है। जब चीजें लोगों के पास रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तो पलायन जाहिर सी बात है। तो यानी कि आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, हर जनपदों से जाके रह रहे हैं, आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी तो वो रोजगार नहीं दे पाई, लोग इसलिए पलायन कर रहे थे। तो आज भाजपा ही बहुत सारी जो है चीजें रोजगार नहीं दी है, बहुत सारे बेरोजगारी है, बहुत कुछ है। तो पलायन का मेन दीजिए, आप शिक्षा दीजिए। जब हमको उस जगह पे उचित शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, उचित रोजगार मिलेगा, तो वहाँ पलायन हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं जब पलायन हुआ था उस समय, जब ये बातें उठाई गई थी कि पलायन हो रहा था, तो आप ये मानते हैं कि चलिए आप ये मानते हैं कि दूसरे किसी संप्रदाय की वजह से ये पलायन नहीं हुआ, जबकि बेरोजगारी और अशिक्षा की वजह से ये पलायन हुआ था। उस समय आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ना रोजगार दे पाई थी ना शिक्षा दे पाई थी, शायद इसीलिए ये पलायन हुआ था। ये चीज स्वीकार रहे हैं? मेरी सरकार ने बहुत सारे रोजगार दिए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में की। माननीय अखिलेश यादव जी ने बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। इस सरकार ने बच्चों के हाथों में। कैराना से लोग क्यों पलायन कर रहे थे? कैराना से लोग इसको मुद्दा बनाया गया। पलायन तो आज भी जो एक परिवार था, कुछ मामला था, कुछ झगड़े हुए थे बगल के दीवार से, उनका कुछ ऐसा मामला था, उनका पूरा परिवार कहीं अपने जो है किसी के घर, रिश्तेदार के घर चला गया। बाकी आज भी वहां के लोग इस तरह की बातों को नकारते हैं कि ऐसा कोई बात थी या ऐसी कोई वजह थी पलायन करने की। जो भाजपा जिसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है कि हिंदू मुस्लिम लेके पलायन हुआ या ऐसे हुआ वैसे हुआ। आज गोरखपुर में योगी जी के क्षेत्र में एक परिवार की अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है, एक बच्चे की, 16 साल के बच्चे की। उनका परिवार अपने दरवाजे पे लिख देता है कि मैं जो है अपने इस जगह से पलायन करने के लिए मजबूर हूँ, मुझे ना कोई सुरक्षा है ना कुछ है। तो उस मुद्दे को आज जो है भारतीय जनता पार्टी या नहीं जो है उस बात को देखती है, तो ये भी तो पलायन का ही मुद्दा हुआ। तो आप उठाइए, आप विपक्ष में किस लिए बैठे हैं? हम उठाने के लिए, हम उठा रहे हैं। आप भी उठाइए। पे जो उठाता है उसके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर देंगे। तो फिर आप उसको ये जो है हिंदूवादी नहीं बताएंगे, इसको जो है आतंकवादी बता देंगे। इनका तो तमाम किसान अभी आप देख रहे थे, जैसे इतना बड़ा मुद्दा हुआ, साल भर का आंदोलन किसानों का चला, क्या वो किसान हिंदू नहीं थे? आप अगर हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, हिंदूवादी हैं, इतने किसान जो आंदोलन पे बैठे थे 700-800, कितने किसान मर गए।
आपने एक बार ना इनके प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, आपने कभी जो है इनके विषय में बात की? कभी उनके श्रद्धांजलि की बात की? कभी उनको कुछ देने की बात की? क्या वो हिंदू नहीं थे? टेनी मिश्रा ने जिसको कुचल के मार दिया, क्या हिंदू नहीं थे? क्या चलिए। उस बच्ची के साथ रेप हुआ और दिन दहाड़े उसकी लाश जला दी जा रही है, क्या वो हिंदू नहीं थी? चलिए सूरज, हम फिर वापस आएंगे। अकमल इमाम भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। अकमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो मुद्दा आज आपने दिया है, ये सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार दर्शाता है। अगर इन्होंने कोई देश में, प्रदेश में विकास का काम किया होता तो आज ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, वहां पर नफरत की आग फैलाने के लिए इस तरह का कंडा ना अपनाते। रही बात कैराना के पलायन की बात जो ये की जा रही है, ये पूरी तरह से देखिए नफरतियों का एक डीएनए है भारतीय जनता पार्टी का। नफरत के बुझाए हुए लोग हैं। आप इस बात को समझिए, कैराना की जनता कहीं भी पलायन को कोई मुद्दा नहीं मानती। अगर पलायन की बात करनी थी इनको, तो गोरखपुर में शुक्ला परिवार की बात क्यों नहीं करते? ये अगर अपराध की बात करते हैं तो हाथरस की उस बेटी के साथ जो इन्होंने अन्याय किया उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? जो आगरा के व्यापारी गोरखपुर के एक होटल में जिनकी हत्या कर दी जाती है, पुलिस के द्वारा की जाती है अलीगढ़ के, तो उनकी बात क्यों नहीं की जाती है? पूरा प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने ऊपर से खुद के मुकदमे वापस लिए हों, जिसके उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से संगीन धाराओं में मुकदमे वापस लिए हो, ये अपराधियों का जो गिरोह उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहा है, जिसने पुलिस को अपना गुर्गा बना करके पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गैंगवार शुरू किया है। हमारा गुंडा दूसरे का गुंडा हमारा गुंडा नेता, दूसरे का गुंडा अपराधी, ये इनकी चरित्र, इनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र जो दिखता है वो चलिए, उल्टा है। बीजेपी का चरित्र दिनेश भाई जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ये अधर्मी लोग हैं। ये कहीं से हिंदुत्व को नहीं मानते। ये अगर भगवान राम को मानते तो उनके आदर्शों पर चलते, ये भगवान शिव को मानते तो उनके आदर्शों पर चलते, ये भगवान कृष्ण को मानते तो उनके आदर्शों पर चलते। इनका चेहरा रावण जैसा है, इनकी सोच रावण जैसी है, इनकी हरकत रावण जैसी है। ये राम का नाम लेकर के केवल वरगड़ाने का काम करते हैं। चलिए अकमल जी एक बात बताइए। चलिए, बीजेपी का जो चरित्र है वो आपने गायन किया, लेकिन कांग्रेस को लेकर हम बात करें, पश्चिमी यूपी को लेकर बात करें, चूंकि आज अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। बीजेपी का अपना एक, पिछली बार उन्होंने एक मजबूत वोट बैंक बनाया था और वहां पर उनको काफी सपोर्ट मिला। समाजवादी पार्टी चूंकि इस बार विपक्ष में है, किसान आंदोलन का प्रभाव कहिए या आरएलडी और सपा का एक साथ आना कहिए, समाजवादी पार्टी भी अपना वहां से फायदा देख रही है और उसको वहां से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस कहां पर है? देखिए, उम्मीद, राजनीति में उम्मीद करना तो सबका हक है। हमारी भी उम्मीदें हैं। हम उम्मीद इस बात पर करते हैं कि हमारे पास अच्छे बेहतरीन मुद्दे हैं। हमने किसानों के कर्जे को माफ किया है, 72,000 करोड़ रुपए एक कलम से माफ किया गया था। आप इस बात को भी देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी आई, जब से एक नई चेतना, एक नई बात लेकर के आई किसानों के हक में, नौजवानों के हक में, महिलाओं के हक में, छात्रों के हक में, तो जो चीजें हमने की है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो हमारी, या पंजाब की सरकार हो हमारी, या राजस्थान की सरकार हो हमारी, हमने किसानों, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए किया है। और जो हमने किया है उसी को हम लेकर के आए हैं। हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको लोग, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के फर्जी धर्मवाद और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के फर्जी जातिवाद के खिलाफ पूरी जनता उत्तर प्रदेश को, जो उन्होंने लोगों ने लूटा है, फिर से बनाने के लिए हमारे साथ खड़ी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और खास तौर से किसानों की अगर बात की जाए, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह से, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने काफी मेहनत की है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो जाटलैंड है या मुसलमान बेल्ट है, जहां पर ये लोग नफरत की आग ओवैसी भाई को साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वहां की जनता कभी कामयाब होने नहीं देगी। हमारे साथ, हम किसानों के आंदोलन में किसानों के साथ खड़े रहे। इकलौता नेता देश का था राहुल गांधी, जो इन निकम्मों की सरकार से लगातार 7 साल से लड़ रहा है। ये व्यापारियों की जो बनाई हुई सरकार, जो मोदी जी और उनके साथियों ने पूरे देश को, प्रदेश की संपत्तियों को
अपने कई पूंजीपति मित्रों को जो बेचने का प्रयास किया, सूट बूट की सरकार चलाने का जो प्रयास किया, अगर इसका कोई विरोध करने वाला है, इकलौता सच्चा नेता अगर है तो उसका नाम मानिए राहुल गांधी है। चलिए, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में फ्रंट पे नहीं है, किसानों की आवाज पे बुलंद प्रियंका गांधी है फ्रंट पर। प्रियंका गांधी है। कांग्रेस की नीतियां हमेशा कांग्रेस दीपक जी किसानों के साथ रही है, नौजवानों के साथ रही है। अगर बात किसान आंदोलन को लेकर करें तो किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी माहौल बना। जाटलैंड जो पहले जितना मजबूत बीजेपी के पक्ष में था वो कहीं ना कहीं टूटा है। आरएलडी सपा के साथ गई है तो स्वाभाविक तौर पर सपा की मजबूती बढ़ी है। किस तरह से अब बीजेपी साध पाएगी जो पुराने जिस तरह की स्थितियां बनी और जो विरोध बना, क्या उसको साधने में क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? और अमित शाह चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं तो क्या कुछ वो और दौरे भी करेंगे या कुछ और ऐसी रणनीति हो जो बीजेपी की, जिससे कि जो पुराना वोट बैंक है वो वापस उनके पास आ पाए? क्योंकि नाराजगी है, किसानों की नाराजगी किसान बिल वापस लेने के बाद भी है। देखिए अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसानों को लेकर के किया उतना किसी भी पार्टी ने कभी भी किसानों के लिए नहीं किया। मैं आपको बता दूं, बीज, बीमा, बचत, बाजार, चारों चीजों पे हमने काम किया। हमने काम किया उनके 40 लाख किसानों का 36,000 करोड़ माफ करने पे हमने 2 करोड़ 53 लाख लोगों का किसान सम्मान निधि दी। उनकी फसल बीमा के तौर पर भी हमने 2,376 करोड़ रुपए पहुंचाए। उसके बाद भी जब ये कम नहीं हुआ तो हमने उनकी सिंचाई क्षमता बढ़ाई, चाहे वो लंबे पड़ी बांध सागर परियोजना हो, चाहे अर्जुन सहायक परियोजना हो, चाहे सभी नहर परियोजना हो। ये बड़े प्रोजेक्ट थे जो किसानों की बहुत लंबे समय तक अलग अलग जिलों के, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, सबके लिए हमने लगातार काम किया। अभी सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस से, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग कि हमने किसानों के लिए क्या किया, इनकी सरकारों ने क्या किया। जैसलमेर के अंदर एक घटना होती है, 24 किसानों को गोली मरवा दी जिनमें से एक बच्चा भी था। वहीं पर 150 किसान आत्महत्या कर लेते छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर भी कुछ नहीं कर पाए। और इनका सारा विशेष दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश के अंदर है। राजस्थान के अंदर बोला था 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती गिरी और सभी किसानों का कर्जा माफ, आज तक नहीं कर पाए। नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, आज तक राजस्थान के अंदर नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अगर नौकरियां देने की बात करें, 1 लाख नौकरियां दी और 1 लाख की प्रॉपर्टी चालू है और हम किसी को नौकरी नहीं दे पाएंगे। आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान है, आप नहीं देंगे तो आप राजनीति से निकलवा के दिखवा दीजिए। ये इनकी सरकार है। अभी समाजवादी मित्र हमारे पास बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, लगातार जी हमने क्या किया। अरे साहब एक बात बताइए, नायब रतन कौन है, भगोड़ा है कि नहीं, टिकट किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने टिकट दिया। मदन भैया को टिकट किसने दिया? समाजवादी ने दिया। मोहम्मद ऐसे ही दीपक जी ऐसे ही बीजेपी, ऐसे ही समाजवादी पार्टी सवाल पूछ लेती है, धनंजय सिंह कौन है, कहाँ है, उसका जवाब आप नहीं देते। मैं धनंजय के बारे में अरे सुनिए आदम साहब सुन लीजिए, अब आप देखिए सवाल पूछा तो जवाब पूरा लीजिए। ठाकुर कौन है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, तो सुनिए तो सही, सब धैर्य के साथ अपराधी है, अपराध के लिए कोई बेल है, आज वो बेल पर है, हाई कोर्ट से बेल लेकर आजाद हुआ है और जब तक वो बेल पर है, जब तक वो बाहर है, अगर वो पुलिस कार्रवाई सलाखों के अंदर होगा। आप देखिए ना, कोई अगर कोई कानून के अंतर्गत रहता है और कानून के अंतर्गत अगर उसे जेल मिलती है तो क्या सरकार उसे उठा के जेल में डाल देगी? ऐसा नहीं होगा। ये केवल उन्हीं अपराधियों के साथ में होगा जो अपने अपराध सबसे बाहर नहीं निकलते, आतंक फैलाने वाले उनके सामने तक रहते हैं। उस मुख्तार अंसारी को सूरज जी, पंजाब के अंदर जेलों के अंदर सब व्यवस्था उपलब्ध जी सूरज जी, पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी आंखें बिछा के बैठे हुए थे, ऐसे अपराधियों को आश्रय देने का काम किया इन पार्टियों ने किया। और आश्रय के कारण आज स्थिति प्रदेश के अंदर रहती है तो युवाओं के मन में एक मानसिकता उत्पन्न होती है। चलिए सूरज जी कुछ कह रहे हैं। दीपक जी सूरज जी की भी सुन लीजिए। चलिए अकबर जी, दीपक जी 1,866 करोड़ रुपया ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त कराकर आज उनका उन गरीब लोगों के मकान है जिनका कभी कोई कर नहीं सकता था, ऐसे मकानों का आज उनकी ऐसे 47,500 गैंगस्टरों को आज जेल के अंदर है। ये भारतीय जनता चलिए दीपक जी, सूरज शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। सूरज शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। कितने दागी प्रत्याशियों को कैंडिडेट बनाया आपने? देखिए 85 दागी कैंडिडेट बनाया आपने। नित्यानंद कौन थे? चिन्मयानंद कौन थे? कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? ये क्या ये समाजवादी पार्टी के थे?
आप में गए राम भक्त हो गए ये, जो बलात्कार का आरोपी पकड़ा जाता है, उसके साथ आपके गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री की फोटो आती है। 1,000 एकड़ की जमीन दबलाने वाला, जो स्कूलों तक की जमीन सिर्फ कुआं फैलाने का काम आप करते हैं। आपसे जब हम बात करेंगे रोजगार की, शिक्षा की, तब आप बात करेंगे धर्म की, तब आप बात करेंगे जो है माफियाओं की, गुंडों की। सबसे ज्यादा गुंडों को आपने पाल रखा है अपनी पार्टी में। आपकी पार्टी में जो चला गया वो जो है राम भक्त हो गया, और जो बाकी पार्टी में है वो सब गुंडे हैं। आप तो डेली मुकदमे लगाते रहिए और गुंडे बनाते रहिए। एक बात आपके खिलाफ जो आवाज उठा दे, नेहा सिंह राठौर ने अभी एक गाना गाया तो आपके लोगों ने उसको परेशान, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। आपको सच्चाई हजम नहीं होती है, क्योंकि आप जमीन पे नहीं है, आप हवा में। भाजपा वालों को सच्चाई हजम नहीं होती है। नेहा सिंह राठौर के गाने में सारी सच्चाई जब उजागर हो गई, चलिए तो आप अकमल जी कुछ कह रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सुरक्षित है, आपकी सरकार में सुरक्षित नहीं है, ये साबित होता है। आपके परिवार के भी लोग अंदर आते हैं। चलिए अकमल जी। प्रदेश की हर महिला, हर बच्चा, हर युवक, हर नौजवान पता है उसको कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं सुरक्षित है, इस बार आपको बताने का कार्य करेगा। जो तरीके से और पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बन रही है, और आपको जनता जो है नकारने का काम करेगी। 2022 उत्तर प्रदेश में आपको नकारने का काम करेगी, जनता आपको जवाब देगी। की बात करते हैं, अपना चरित्र सुधारिए। और आवश्यकता है, जैसे प्रदेश की जनता ने आपको 2017 के अंदर बाहर निकाल दिया था, और उन्हें बाहर निकालने का काम करेगी समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए। ज्यादा समय नहीं है। आता और झापा में अंतर समझ गई है जनता, आता और झापा में अंतर समझ गई है। चलिए दीपक जी सूरज जी कम से कम कांग्रेस को तो मौका दीजिए। आपने तो एक एक करके अपनी सरकार बना रहे हैं, 30 साल सत्ता से बाहर हैं, कम से कम उन्हें डिबेट में ही मौका दीजिए बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जनता हमको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मौका देगी दिनेश जी, क्योंकि ये जातिवादी और फर्जी धार्मिक लोगों ने ये फर्जी, इनको अधर्मी कहिए, इन अधर्मियों ने भगवानों को बेचने का काम किया। भगवान राम तो खुद ही ऐसे हाथ करके कह रहे हैं, भगवान राम तो अपने मंदिर में खड़े होकर के कांग्रेस का पंजा दिखा करके जनता से कह रहे हैं कि ईपी पर वोट दो। हर मंदिर में कांग्रेस देख लीजिए कि कांग्रेस का पंजा दिखा करके भगवान राम और सारे भगवान जो भी हैं 35 करोड़ देवता, वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी का पंजा निकाले, इसी पर वोट दीजिए। देखिए, छोड़िए इन सब बातों को, मैं मेन बात पर आना चाहता हूँ। भाई भारतीय जनता पार्टी के मित्र जरा सा आत्मावलोकन करें, आत्मचिंतन करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र मैंने पहले बता दिया है, लेकिन एक चीज आपको हरिसाथ साहब बताना चाहता हूँ कि कैराना तो एक बहाना है, इसके पीछे अपना निकम्मापन छिपाना है। देखिए, ये बुरी तरह से हार रहे हैं, इनकी हार निश्चित है। इनकी हार देश की दूसरी आजादी का आंदोलन होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश को अंग्रेज लूट करके ले जाया करते थे, यहाँ के सारा धन, यहाँ का सारा जो सामान हुआ करता था इंग्लैंड ले जाया करते थे, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश की संपत्ति कुछ 11-12 मित्रों को देना चाहते हैं। आप देखिए जीएसटी का कितना पैसा आ रहा है, इन्होंने सरप्लस पैसा जो रिजर्व बैंक का वो निकाल लिया, इन्होंने सड़कों पर चलने का टोल लगा दिया, यहाँ तक कि 265 रुपए इन्होंने मोटरसाइकिल पर भी लगा दिया। इन्होंने एक हरियाणा की गुड़गांव की एक बेहतरीन कंपनी जिसमें 100% भारत सरकार की हिस्सेदारी थी, उसको कौड़ी के भाव बेच दिया। इन्होंने पूरे देश को बेच दिया। इंडिया फॉर सेल इनका नारा है, ये भारत माता की जय बोलते हैं, रेल बेचते हैं, भारत माता की जय बोलो सेल बेच दो, भारत माता की जय बोलो ओएनजीसी बेच दो, भारत माता की जय बोलो बीएसएनएल बेच दो। इन बेचने वाले लोगों को जनता इतनी दूर खदेड़ेगी, जैसे अंग्रेजों को भगाया था वैसे इन काले अंग्रेजों को भी, उनके अनुयायियों को भी भगाने का काम करेगी। एकदम निश्चित है, लोगों ने सोच लिया है, लोगों ने समझ लिया है कि जाति और धर्म की राजनीति से अब छुटकारा चाहिए। जाति और धर्म की राजनीति बहुत दिन नहीं चलने वाली थी, काट की हाड़ी बार बार नहीं पड़ती। एक बार आपने पलायन का मुद्दा किया, आपने कैराना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया,
आप केवल एक पक्ष को, एक व्यक्ति को किसी तरीके से आप नहीं कह सकते कि उसने गलत किया। आप अभी बोल रहे थे। चलिए दीपक जी, समय कम है, आप भी अपनी टिप्पणी रख दीजिए। चलिए अकमल जी अब इतने सारे सवाल दाग दिए, जवाब भी दीजिए। अगर जाति और धर्म की राजनीति को खत्म कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के मंदिर घूमना पड़ता है। कोरोना का चलान बगल में हर जगह पार्टी आज लगाने वाले आज राम दर्शन करने जा रहे हैं, और कुछ लोग तो गरीब चलिए करने जा रहे थे। ये आज भारतीय जनता पार्टी के कारण है। चलिए दीपक जी, अकमल इमाम जी, सूरज शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपने अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन कैराना से अब अमित शाह ने सीधा सीधा निशाना साधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना माहौल बनाया है, और वो जो माहौल तैयार हुआ है, उस माहौल में बीजेपी और अमित शाह किस तरह से सेंध लगाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।